मैं वैद्य अभिषेक आचार्य आपका स्वागत करता हूँ आयुर्वेद आचार्य के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति लेक्चर के अंदर, लेक्चर सीरीज जो हमारी है उसके अंदर सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जात्यादि प्रकृति और प्रकृति निर्माण कर भाव। तो ये दो चीज़ें जो है हम आज बात करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक क्लासिफिकेशन, उसकी निरुक्ति, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें बात करी थी। तो सीधा हम चालू करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रकृति। तो प्रकृति निर्माण कर भाव कौन कौन से हैं? तत्र प्रकृत्यादीनां भावान् अनुव्याख्यास्याम तद यथा शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मातुर आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति च गर्भ शरीरम अपेक्षते। फिर से मैं इस श्लोक का बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर लिखना चाहे तो उसे लिख सकते हैं। संधि विच्छेद बहुत जरूरी है। तत्र प्रकृति आदीन भावान् अनुव्याख्यास्याम तद यथा शुक्रशोणित प्रकृतिं, कालगर्भाशय प्रकृतिं, मातुर आहार विहार प्रकृतिं, महाभूत विकार प्रकृतिं च गर्भ शरीरम अपेक्षते। तो चरक विमान स्थान 8/95 के अंदर ये एक्सप्लेन्ड है, जिसके अंदर बोला गया है कि प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे प्रकृति निर्माण में। तो हमें पता है, जब डेफिनेशन की बात करी थी हम, प्रकृति नाम जन्म मरण एक्सेट्रा, तो उसके अंदर हमने क्लियरली देखा था कि शुक्र और शोणित जब मिलते हैं तब गर्भ का निर्माण होता है और उसी समय प्रकृति का जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, यानी उसी वक्त प्रकृति नक्की हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्रकृति के अंदर इन्फ्लुएंस करेंगे कि बात प्रकृति बनेगी, फिर प्रकृति बनेगी, कौन सा गुण उसके अंदर इन्फ्लुएंस रहेगा और कौन सा बिहेवियर आने वाले बच्चे के अंदर इन्फ्लुएंस, गुणों के आधार पर इन्फ्लुएंस देखे जाएगा। तो उसके अंदर वेरी बेसिक जो चीज़ है फर्स्ट, वो है शुक्र और शोणित, यानी कि स्पर्म एंड ओवम। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर ही डीएनए प्रेजेंट रहता है और डीएनए ही हमारे शरीर का बिहेवियरल एग्जीक्यूशन है। तो ये दोनों अगर सही रहे, यानी कि स्वस्थ रहे या नॉर्मल रहे, तो डेफिनेटली आने वाले बच्चे की जो प्रकृति रहेगी वो बैलेंस्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी माल डेवलपमेंट हुआ अगर डीएनए के अंदर, या ऐसा कोई जीन आ गया जो कैरी फॉरवर्ड होगा आने वाले बच्चे के अंदर, जो कई सारे डिसीजेस क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए आयुर्वेद के अंदर गर्भ संस्कार करके जो एक पूरा साइंस है वो एक्सप्लेन किया गया है कि हमें कैसे करके शुक्र और शोणित को हेल्दी रखना है बिफोर कंसेप्शन। उसको हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से रेजिमेंट हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और कैसे उसे हेल्दी रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल उसको हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले हमें आहार विहार का ध्यान रखना पड़ता है, यानी खाने पीने पे ध्यान रखना है और डेली रूटीन पे ध्यान रखना है, अपने स्ट्रेस पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमें देखना है कि शुक्र शोणित को शुद्ध करने के लिए हमें वी हैव टू गो फॉर दी पंचकर्मा। ओके, तो ये करने से शुक्र शोणित की जो हेल्थ रहती है, जो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम रहता है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और इसकी वजह से आने वाले बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव बहुत ही डीपली पड़ता है। तो इसीलिए शुक्र शोणित इज द मेन फैक्टर जो प्रकृति बनने में इन्फ्लुएंस करेगा। सेकंड है काल और गर्भाशय प्रकृति, यानी कि फीमेल के अंदर काल मतलब ऋतु काल, यानी कि मेंसेस ड्यूरेशन, ऋतु चक्र जो रहता है, यानी पीरियड्स के दिन और कितने दिन के अंदर मेंसेस का अकरेंस होता है, यानी 28 डेज जो नॉर्मल साइकिल है और 4 to 5 डेज का उसका पीरियड्स का दिन है। तो ये अगर नॉर्मल रहता है, और ये नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके अपने हार्मोनल बैलेंस जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर 28 दिन के अलावा कई लोगों का 25 डेज, 20 डेज या लेटर, मतलब पीसीओएस या ऐसी कोई भी बीमारी की वजह से या थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वो 35 डेज 40 डेज का साइकिल भी हो जाता है। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आने वाले बच्चे पे, क्योंकि उसके अंदर ओवम की जो क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली सही नहीं होने वाली। तो उसको ध्यान रखते हुए वी हैव टू इंक्वायर, जब भी हम गर्भ संस्कार की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो अच्छी तरह से इंक्वायर करना है कि उनका ऋतुकाल जो है, ऋतु चक्र जो है, वो
सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, देन सेकंड इज गर्भाशय, यानी कि यूट्रस, यानी कि बेबी बेड, कि जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होगा और अल्टीमेटली वहाँ पे उसका ग्रोथ होने वाला है फॉर द 9 मंथ्स। तो उसकी हेल्थ बहुत ही मायने रखती है। एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो बहुत मायने रखती है। कई बार एंडोमेट्रियम थिकनेस न होने की वजह से या बहुत ज़्यादा होने की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस जैसे डिसीज होने की वजह से गर्भ का इम्प्लांटेशन नहीं होता, और उसकी वजह से कंसीव होने के बावजूद वो क्या होता है, गर्भपात हो जाता है या कंसीव ही नहीं होता। तो इसीलिए हमें गर्भाशय की स्थिति, गर्भाशय की हेल्थ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो कंसीव अगर करने की सोच रहे कपल कोई भी, तो उससे पहले हमें देखना है कि उसका ऋतु चक्र और उसका गर्भाशय की स्थिति वी कैन नो बाय दी सोनोग्राफी। अभी के सिनेरियो में हम आराम से कई सारे टेस्ट करके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि हार्मोनल बैलेंस है या नहीं है, गर्भाशय की स्थिति बराबर है या नहीं है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो प्रकृति डिसाइडिंग फैक्टर में वो हेल्प करेगा। Then third is Matur, Ahar and Vihar. Now, after the conception, ये बहुत जरूरी है, या वी कैन से आफ्टर और बिफोर भी, दोनों अवस्था के अंदर आहार और विहार यानी फूड और डेली रूटीन ये बहुत ही इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जांपल बिफोर कंसेप्शन, अगर माता जो है स्पेशली बिकॉज उसके अंदर ही कंसीव होने वाला है, गर्भाशय के अंदर कंसीव होने वाला है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ पे दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो वातवर्धक आहार विहार करेगी, जैसे कि लेट नाइट तक जागना, बहुत ही लेट नाइट के बाद खाना खाना, या इरेग्युलरली अनटाइमली खाना खाना, दिन में सो जाना, और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना, और इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा फील करना, इमोशनल मूड स्विंग्स जो है वो अगर फील करना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर वात दोष की वृद्धि होगी और अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑन दी ओवम, एंड द डीएनए गेट्स चेंज ऑन बाय बिकॉज ऑफ दी वात दोष। और वात दोष का मेन का क्या है, अगर आपने वायुतंत्र यंत्र द्रव वाला श्लोक अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि गर्भ के अंदर जो आकार होता है वो वायु की वजह से होता है। तो अगर वात वृद्धि होगी ओवम के अंदर, तो कंसीव होने के बाद उसकी आकार यानी उसका शेप के अंदर जो है वो डिफॉर्मिटी आ सकती है। ओके, तो ऐसी ही चीज़ें जो है पित्त और कफ के बारे में हम बोल सकते हैं कि पित्तवर्धक आहार विहार लेने से पित्त की वृद्धि होगी और उसके अंदर ओवम का रिफ्लेक्शन दिखेगा, और हाइपर सिक्रेशन ऑफ मैनी हार्मोन्स वो हो सकता है, और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज़्यादा नहीं होगी, रक्त की वृद्धि होगी बिकॉज ऑफ पित्त आश्रय भाव की वजह से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली द रिफ्लेक्शन ऑन दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो दिखेगा। और अभी के सिनेरियो में मॉडर्न डेज के अंदर गर्ल्स या वुमेन्स जो है वो अपनी हेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते, और स्पेशली मेंसेस को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उसकी वजह से कई सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के डिसीज वो कैजुअल हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म, और फॉर एग्जांपल पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस, और ऐसे कई सारे जो डिसीज है वो उसकी कॉमनली देखे जाते हैं, और वो इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी। तो ये ध्यान में रखना है कि आहार और विहार का डायरेक्ट इम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर होगा माता के। तो कंसीव होने से पहले भी और कंसीव होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली गर्भ का निर्माण जो है, from the cell division, starting from the cell division to the shape of the particular tissue or the organ or the limbs, ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिपेंड करती है कि हाउ द दोषाज आर बैलेंस्ड। तो मासानुमासिक के अंदर जो जैसे कि कई सारे औषध, कई सारी विधिज दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल दूध पीना या मक्खन खाना एक्सेट्रा, पर्टिकुलर औषध के साथ सिद्ध किया हुआ दूध लेना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, बैलेंस्ड होंगे हमारे वात पित्त कफ, और गर्भ का जो ग्रोथ वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मातुर आहार एंड विहार ये दोनों चीज़ें प्रकृति निर्माण के ऊपर बहुत ही ध्यान मतलब इम्पैक्ट करता है। देन उसके बाद में महाभूत विकार प्रकृति। नाउ महाभूत मतलब 5 जो बेसिक एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स का काम कब शुरू होता है, जब कोई भी नई चीज बनना शुरू होती है।
ओके, तो गर्भ जो है वो पहले अभाव यानी कि मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, और आफ्टर सम टाइम अलग से सेल डिवीजन होने की वजह से एक पूरा आकार जो होता है वो निर्माण होता है। तो इसीलिए महाभूत का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो जैसे कि आहार और विहार के अंदर ही अगर उस महाभूत के अलग अलग इनटेक या उसका जो लेना है माता के द्वारा, वो अगर ठीक तरीके से नहीं हुआ, जैसे पृथ्वी महाभूत प्राधान्य द्रव्य अगर उन्होंने नहीं लिए, तो जो कद है, जो वेट है, वो उसका सही तरीके से नहीं होगा। कई बच्चों का ऐसा होता है कि अर्ली डिलीवरी हो जाती है आफ्टर 7 मंथ और 8 मंथ। तो उस वक्त क्या होता है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ पृथ्वी महाभूत क्या होगा, उसका वजन जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है, यानी 1.5 किलो 2 किलो या उससे भी कम, वी कैन से मतलब 800-900 ग्राम या 1 किलो तक भी बच्चे होते हैं डिलीवर। ओके, तो आप इमेज कर सकते हो कि अगर उतना वीक बेबी बाय द वेट अगर वो डिलीवर होगा तो कितना ज्यादा सफर करेगा अपनी लाइफ के अंदर। वैसे ही अगर वात वृद्धि हो गई, यानी कि वात महाभूत का वृद्धि हो गई, तो डेफिनेटली लिम्स के ऊपर डिफॉर्मिटीज, जैसे कि अंगूठा ज्यादा बनना या लिम्स के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज जो है वो दिखती है। तो और आकाश महाभूत अगर ज्यादा हो गया तो आकाश महाभूत की वजह से क्या होगा, उसके जो एक्सटर्नल ओरिफाइसेस है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही जल महाभूत और ऐसे ही अपना अग्नि महाभूत प्राधान्य द्रव्य अगर सही तरीके से सही मायने में नहीं ले गए तो वो डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ये जो 5 चीजें हैं, सॉरी 4 चीजें हैं, वो बहुत ही इम्पैक्ट करती है जब प्रकृति निर्माण हो रही होती है। तो शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मातुर आहार विहार प्रकृति एंड महाभूत विकार प्रकृति। ये जो है स्पेशली वो प्रकृति के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, प्रकृति निर्माण कर भाव के हेडिंग के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है, इतनी बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो इंट्रायूट्राइन, जैसे हमने बात करी वैसे ही ये चीजें लिखी हुई है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सीजन एंड द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंडीशन ऑफ द यूट्रस। यानी एक चीज एड ऑन कर सकते हैं कि नॉर्मल सीजन जो है हमारे 6 ऋतुएं हैं, वो ऋतु भी इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्षा ऋतु के अंदर कंसम्पशन हुआ है तो चांसेस है कि वात वृद्धि हो सकेगी प्रकृति के अंदर, और प्रकृति वायु हो सकती है, वात की प्रकृति हो सकती है। वैसे ही अगर शिशिर और हेमंत ऋतु के अंदर होगा तो सम प्रकृति होने के चांसेस रहेंगे, और वैसे ही अगर वसंत ऋतु के अंदर रहा तो कफ प्रकृति होने के चांसेस रहेंगे। तो जो जो हमारे दोष प्रकोप के सीजन्स बोले गए हैं, उस सीजन के अंदर अगर कंसेप्शन होता है तो उस प्रकृति, उस दोष प्रकोप की प्रकृति आने के चांसेस रहते हैं। The third is food and regimen of the mother, मतलब आहार एंड विहार, and nature of महाभूत comprising the fetus, जो ऑलरेडी हमने बात करी है। Prakriti is derived by the both genetic sperm and ovum and epigenetic state of uterus, time of conception, mother's behavior, and food, variable throughout the its information, its formation. तो जनरली प्रकृति जो है वो जेनेटिकली और एपिजेनेटिक्स ऐसी चीज है जो बिहेवियर एग्जीक्यूशन दिखाता है, और इसको हम हमारे प्रकृति के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। वो जब आगे हम बात करेंगे मॉडर्न साइंस की, तो उसके साथ में हम थोड़ा सा और ज्यादा कोरिलेट करेंगे और बातें करेंगे। एक्स्ट्रा यूट्राइन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दी प्रकृति, और वी कैन से जात्यादि प्रकृति। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो होती है वो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करेगी ऑटोमेटिकली प्रकृति में। ओके, तो तत्र प्रकृतिर जाति प्रसक्ता च, कुल प्रसक्ता च, देशानुपातिनी च, कालानुपातिनी च, वयो अनुपातिनी च, प्रत्यात्म नियता। यानी कि जो 6 चीजें हैं वो हमें याद रखनी है। वहां पे 4 चीजें थी, एक्स्ट्रा यूट्राइन में 6 चीजें हैं। जाति, कुल, देश, काल, वय, प्रत्यात्म नियता ही तेषां तेषां पुरुषाणां ते ते भाव विशेषा भवन्ति। यानी कि ये जो 6 चीजें हैं वो उसके भाव यानी उसका एग्जिस्टेंस ऑफ द विशेष गुण वो प्रकृति निर्माण के दौरान दिखेगा। तो बारी बारी से हम बात करते हैं। तो पहला है जाति प्रसक्ता। प्रसक्ता यानी डिलीवर होना या उसके अंदर बर्थ लेना। तो पर्टिकुलर जाति के अंदर बर्थ लेने वाले जो भी होते हैं, तो आप देखें तो
एक क्लियर कर देता हूँ कि जाति मतलब अभी के जो सिनेरियो में जाति या कास्टिज्म है, उसकी बात नहीं हो रही। वो स्पेसिफिक चीज़ जो बोल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीकन, तो अफ्रीकन एक पूरा सिनेरियो है। आप देख सकते हैं कि सेम पूरे अफ्रीका में सेम दिखने वाली चीज़ है। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया के अंदर भारत के अंदर हम देखें तो सेम देखने वाली चीज़ रहता है। ओके, नियर टू ब्राउनिश कलरेशन ऑफ द स्किन, डार्क ब्राउन स्किन, ऐसे चीज़ें। ओके, और अगर आप देखने जाओ तो यूरोप के अंदर तो पूरे वाइटिश एकदम वाइट कलर के, और हाइट और बॉडी थोड़ी सी ज्यादा, ऐसे लोग दिखेंगे। और सेम एज इट इज अगर आप देखने जाओ तो रेड इंडियन जो बेसिक अमेरिकन लोग हैं, नेटिव अमेरिकन लोग, तो वहां पे आप देखो तो उनके फेसेस जो होते हैं वो बड़े रहते हैं और स्क्वायर रहते हैं थोड़े से। तो ये जो डिफरेंस है वो जाति की बात है। ओके, नॉट कि हम यहाँ पे ब्राह्मण या क्षत्रिय या कोई कोई भी अलग अलग जो हमारे सरनेम्स होते हैं, वो जाति की बात नहीं हो रही, वो क्लियर होना चाहिए। तो जाति प्रसक्ता के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो पैदा होने वाले हैं जो बेसिक नेटिव लोग हैं, वो अगर सेम जनरेशन मतलब उसकी जो प्रोजेनी आने वाली होगी तो वो भी सेम एज इट इज, जैसे कि डार्क ब्राउन कलर की स्किन होगी, उसकी हाइट मीडियम होगी, मतलब बहुत ही कम भारत के अंदर 6 फुट से ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, बहुत ही कम होंगे। और सेम एज इट इज अगर हम कंपेयर करें यूरोप या यूएसए के अंदर तो वहाँ पे 6 फुट मतलब नॉर्मल हाइट वहाँ पे गिनी जाती है। हमारे यहाँ पे 5.5 से 6 फुट तक की हाइट नॉर्मल गिनी जाती है। तो ये जो डिफरेंशिएशन दिख रहा है वो हमें जाति की ओर कॉन्सेंट्रेट करना है या एम करना है। ओके, तो वो है जाति प्रसक्ता। अगर हम इंडिया के अंदर और इंडियन हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं उनके थ्रू हमारी प्रोजेनी आगे बढ़ेगी तो उनके गुण जो है वो सिमिलरली आगे बढ़ने वाले, हमारी हाइट उतनी होगी, हमारे हेयर कलर या हमारा वॉइस या जो कुछ भी सारी चीजें जो बेसिक होती है जो डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द यूरोपियन पीपल एंड दी फ्रॉम द भारत के पीपल। ओके, तो सेम एज इट इज वो डिफरेंशिएशन हमें क्लियरली दिखता है कि अगर भीड़ में भी हम देखें कि कोई भी चेहरा है अगर बीच में, तो आप कह सकते हैं कि ये भारत से है। ओके, अब क्लियरली कह सकते हैं कि ये या तो अमेरिका या तो यूरोप से, अब क्लियरली कह सकते हैं ये अफ्रीका से, वो देखने से ही पता चल जाएगा। तो वो है जाति प्रसक्ता। देन सेकंड इज कुल प्रसक्ता। तो अभी जो हमारे होता है डिसेंडेंट्स, हमारे जो कुल इंडिविजुअल फैमिली की बात चल रही है अभी, तो उसके अंदर हमारे फोर फादर्स या 3-4 पीढ़ी के पहले की बात अगर हम करें तो उनके जितने भी लक्षण होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होके बाय दी फ्रॉम द डीएनए, कैरी फॉरवर्ड होके अभी भी वो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फेस कट या लुक अलाइक। ओके, तो जैसे कि कोई दादा की जैसे दिखता है, कोई दादी की जैसे दिखता है, कोई मम्मी के जैसे दिखता है, या उसके भी फोर फादर्स के आगे जाओ तो कोरिलेशन थोड़ा सा मिलेगा। तो वो सारी चीजें अब वो मीन्स कई बारी ऐसे अपने ऐसे सेंटेंस भी सुने होंगे कि हाँ ये तो पूरा है ना, उसका बिहेवियर वो दादा के जैसा ही है, वो ये लड़की है ना उसका पूरा बिहेवियर जो है ना उसकी दादी की जैसा है। तो वो कैसे हम कहेंगे? बिकॉज द सेम कुल से वो प्रोजेनी आगे डिसेंड हुई है तो उनकी जो डीएनए है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कुल प्रसक्ता। अगर आप देखें कि वो पर्टिकुलर कुल के अंदर अगर बात प्रकृति वाले बहुत सारे पर्सन होंगे तो वो डेफिनेटली आने वाला बच्चा भी वात प्रकृति वाले होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, सेम एज इट इज अभी जो सिनेरियो में हेरिडिटरी का एक पूरा केस है, जैसे कि डायबिटीज अगर फोर फादर्स या फादर्स या पेरेंट्स या ऐसे पापा की ओर से या मम्मा की ओर से कोई भी रहते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ अभी डायबिटीज मुझे आ जाएगा। ओके, तो दिस इज अ सेम लाइक अ प्रकृति। ओके, तो प्रकृति जो है वो डिसेंड होती रहती है जनरेशन बाय जनरेशन। द नेक्स्ट इज देशानुपाति। नाउ द देश मीन्स अभी के सिनेरियो में जो देश है जैसे कि भारत या नेपाल या पाकिस्तान, वो देश की बात नहीं हो रही। ओके, देश यानी पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे एटमोस्फेरिक चेंज होता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 है, जंगल, अनुपयन, साधारण। तो वो देश के अनुसार, तो जंगल देश अगर देखने जाए तो वहां पे क्या होगा, डिजर्ट लाइक और एकदम ड्राई वेदर, वैसी चीजें। अनूप है तो क्या होगा, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो अनूप देश हमारे अगर आप देखने जाए तो भारत में कहाँ कहाँ पे होगी, मेघालय असम साइड अगर देखें, या साउथ में ऊटी साइड या केरला साइड देखे तो वहां पे ज्यादा बारिश होती है। तो दोनों देश अनूप देश कहे जाएंगे। okay? और वैसे ही साधारण देश तो गुजरात है या राजस्थान है,
तो ऐसी जगह पे क्या होगा, मध्य प्रदेश में बारिश बहुत ही कम होती है और ड्राई और सनी वेदर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसको बोला जाएगा वो जांगल देश है। तो वहाँ पे जांगल देश में क्या होगा, पित्त की वृद्धि होगी, अनु देश में क्या होगा, वात की वृद्धि होगी। तो अनुपम जंगलम, सॉरी सॉरी गलत हो गया, जंगलम वात भूयिष्ठम। तो जंगल देश के अंदर क्या होगा, वात की वृद्धि होगी, और वहां पे क्या होगा, वो पित्त या कफ की वृद्धि होगी। तो ये दोनों चीजें जो है वहां पे, अगर एग्रीवेशन नॉर्मल रहता है डे बाय डे रूटीन के अंदर, तो आने वाली प्रकृति भी उसके ऊपर आधार रखेगी। क्लियर? तो ये है देशानुपातिनी। देन कालानुपातिनी, यानी काल दो चीजों के आधार पे है। एक है हमारा एज फैक्टर, यानी हम कौन सी एज के अंदर कंसेप्शन होता है, और सेकंड है हमारे 6 ऋतु है। तो कालानुपातिनी में फर्स्ट एज फैक्टर कैसे मायने रखेगा, तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू द संग्रदय 18 to 25 इज दी फॉर द 18 फॉर द वुमेन एंड 25 फॉर द मेल। ये जो है वो एज फॉर द मैरिज बोला गया है। तो ये क्यों बोला गया है कि जब भी मैरिज करते हो तो उसके तुरंत बाद हमें कंसीव करना है। ये एक हमारा मोटो रहता था, मैरिज करने का मेन मोटो होता था कि हमारी प्रोजेनी आगे बढ़ानी है। तो उस वक्त क्या होता था कि अगर उसी टाइम पे कंसीव हो जाता था, या 18 to 25, या वी कैन से अभी के सिनेरियो में 28-30 तक अगर कंसीव हो जाता है, तो बेबी हेल्दी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और बैलेंस प्रकृति होने के चांसेस ज्यादा रहता है। और उसके बाद में, क्योंकि उस वक्त धातु निर्माण जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है बॉडी का, धातु निर्माण का कार्य जो होता है वो ऑलमोस्ट 21-22 ईयर्स तक चलता है। और वैसे ही जैसे मॉडर्न साइंस भी बोलती है कि ऑसिफिकेशन कंप्लीट होता है क्लेविकल का 22 या 23 ईयर्स ऑफ द एज। तो जब वो धातु कंप्लीटली निर्माण हो जाती है, यानी शुक्र धातु भी अपने एकदम बुस्ट मोड में रहती है, तो अगर प्रोजेनी अगर कंसीव करती है, तो डेफिनेटली वो आने वाले बच्चे की प्रकृति भी सम रहेगी। मगर जैसे कि लेटर अभी के सिनेरियो में कई बार मैरिज बहुत लेट होता है, आफ्टर 30-35, और उसके बाद में फिर कंसीव करने के लिए 2-3 साल सोचना और प्लान करना बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैटर, एंड उसके बाद में अगर कंसीव होता है 40 और उसके बाद में, तो धीरे धीरे क्या होता है, धातु का क्षय होने की शुरुआत हो जाती है। और अभी के सिनारियो में, अगर अभी मॉडर्न एरा के अंदर हम बात करें, तो आफ्टर 40 धातु क्षय के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके, और वी कैन से कि जो अर्थ निर्माण है, जो 12 साल से लेकर 50 साल तक का जो ड्यूरेशन बोला गया है इन दी डिफरेंट संहितास, वो हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि 50 साल के बाद आर्तव क्षय हो जाएगा और अल्टीमेटली कंसीव होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मगर अभी के जो मॉडर्न एरा के अंदर आप देखो, तो मेनोपोज जो है वो 35 की एज के अंदर ही अभी दिखने लगा है। ओके, तो आप इमेज कर सकते हैं कि हमारी धातु क्षय की स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। तो 35 से लेकर 45 तक ऑलमोस्ट जो होता है वो वुमेन्स में कंप्लीटली मेनोपॉज आ जाता है। ओके, तो इसीलिए हमें जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी अगर कंसीव करें, तो आने वाले बच्चे की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। लेटर एज के अंदर जितना ज्यादा धातु क्षय होगा, जितना ज्यादा वात वृद्धि होगी, उतनी वात प्रकृति वाले पर्सन प्रोजेनी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो है एज फैक्टर। सेकंड है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आगे इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर, मतलब उसके जो फैक्टर्स है उसके अंदर, कि कैसे हमारी जो 6 ऋतु है उसके अंदर कौन कौन से ऋतु के अंदर प्रकोप होता है, वो प्रकोप वाली ऋतुओं के अंदर कंसीव होता है, तो डेफिनेटली वो प्रकोप अपनी प्रकृति निर्माण में भी इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, द थर्ड इज वयो अनुपातिनी। तो वयो अनुपातिनी अगेन जो ऑलरेडी हमने काल में बोला वही चीजें रिपीट करने वाले हैं। तो वय अनुपातिनी मतलब द एज ऑफ पर्टिकुलर मैन एंड वुमन। ओके, तो मेन स्पेशली मैन के अंदर क्या होगा कि स्पर्म जो है वो लंबे समय तक सस्टेन रहता है देन दी ओवम। तो स्पर्म की क्वालिटी जो है वो स्पर्म की क्वालिटी ऑलमोस्ट अगर खाने पीने में वो ध्यान रखेंगे तो आफ्टर 50-55-60 ईयर्स तक भी स्पर्म अच्छी तरह से बनता है। मगर उसी के अंदर कंपेयर करें वुमेन्स के अंदर, तो वो उतना ज्यादा एज फैक्टर्स इफेक्ट करता है कि 35 से लेकर 45 में ओवम कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ही मायने रखती है। और देखें तो ओवम जो होता है वो एक ओवेरी से 1 महीने में एक ही ओवम रिलीज होता है,
और स्पर्म के अंदर देखिए तो देयर इज अ मोर काउंट, मतलब मिलियंस के अंदर काउंट होता है। फॉर एग्जांपल 60 टू 120 मिलियन जो है वो नॉर्मल काउंट है। तो इसकी वजह से मेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी केसेस है वो बहुत ही कम मिलते हैं, और अभी के सिनेरियो में फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के केसेस बिकॉज ऑफ एज वो ज़्यादा मिलने लगे हैं। ओके, बिकॉज एक ओम सिर्फ रप्चर होना और अल्टीमेटली कंसीव के लिए तैयार होना, अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं हुई बिकॉज ऑफ सर्टेन सिनारियो और स्पेशली द एज, तो डेफिनेटली वो कंसीव नहीं होगा। भले ही वो रप्चर नॉर्मल हो, फॉलिकल का ग्रोथ अच्छा हो, यूट्रस अच्छा हो, मगर फिर भी कंसीव नहीं होता। और इसीलिए कई बार मतलब मॉडर्न साइंस के अंदर ऐसी इनफर्टिलिटी को वो कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी उनके पास जवाब नहीं है कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्यों वहाँ पे कंसीव नहीं हो रहा है। अदर देन फॉलिकल नॉर्मल हो रहा है, ओवेरी की साइज नॉर्मल है, पीसीओएस नहीं है, या गर्भाशय की कोई भी बीमारी नहीं है, स्पर्म नॉर्मल हो रहा है, मगर फिर भी कंसीव और कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो उनको बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो वो कारण, उसके अंदर एक कारण हो सकता है वय। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वय इज द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड फॉर द कंसेप्शन एंड फॉर द प्रकृति निर्माण। And the last one is प्रति आत्मनियता। ओके, प्रति आत्मनियता। तो वी कैन से यहाँ पे कितना डीपली समझाने की कोशिश करी है। प्रति आत्मा, आत्मा मीन्स द ओन सोल, या सोल जो होती है उसके ऊपर भी प्रकृति निर्माण की डिपेंडेंस दिखाया गया है। ओके, तो एक तो सोल की बात है और इंडिविजुअलिटी की बात है कि इंडिविजुअल जो आने वाला होगा वो भी कई बार प्री डिसाइडेड होता है। यानी कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गर्भ के अंदर जब शुक्राणु शोणित कंसीव हो जाता है और अ, उसका स्थापन हो जाता है गर्भाशय के अंदर, तो उस वक्त आत्मा जो रहती है वो चूज करती है कि उसे कौन से गर्भाशय के अंदर जाना है। ओके, तो ऐसे ही वेदों के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है और वही चीज आयुर्वेद मानता भी है। इसीलिए वो बोले गए कि उसके जो कर्म होंगे, आत्मा के जो कर्म होंगे, जो पहले उसने जो भी लाइफ जी होगी, तो वो कर्म वो कैरी फॉरवर्ड होके वो साथ में लेकर आएगा। और जब भी गर्भाशय के अंदर वो एंटर होगा और कंसीव के दौरान और मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी मोरुला, मोरुला जब बन जाएगा 16 सेल का, उसके बाद में जब आत्मा उसके अंदर एंटर होगी, तो उस वक्त उसके जो कर्म के गुण, उसका इन्फ्लुएंस प्रकृति के निर्माण पर पड़ेगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल शंकराचार्य का आप उदाहरण लो, तो उनको 6 साल की एज के अंदर ही सारे वेद का ज्ञान हो गया था, 6 साल की एज में। जहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ना लिखना या मतलब रीड करना भी बहुत ही मुश्किल से होता है, उस एज को के अंदर उनको मतलब कंप्लीट हो चुका था पूरे चारों वेद का ज्ञान। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है भारत के संस्कृति के अंदर, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है जिनको बहुत ही छोटी एज में ये सारी चीज़ें मिल गई थी। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, मतलब इट्स नॉट लाइक अ चमत्कार कि हाँ भाई ये उनको एक न्यूरोलॉजिकल एकदम ब्लास्ट हुआ हो या शॉर्ट सर्किट हुई और उनको ज्ञान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ दी आत्मा होता है वो भी इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको अच्छी आत्मा, यानी कि कोई पुण्यशाली आत्मा या कोई भी बैलेंस्ड कर्म वाली आत्मा को आपके बच्चे के तौर पे अगर लाना हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पेशली इन द वुमन जो गर्भाशय रहता है वो सही तरीके से एक बेड के रूप में, जिसे शैया बोलते हैं, गर्भशैया। ओके, तो गर्भ को सोने के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन अगर हम कर लें, तो डेफिनेटली आने वाली प्रोजेनी होगी वो अनएक्सपेक्टेडली हमारे अच्छे गुण वाला आ सकता है। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं जो एक्स्ट्रा यूट्राइन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फॉर द प्रकृति कहा गया है। तो जस्ट रीड कर रहा हूँ मैं। जाति प्रसक्ता, दैट इज रेस ऑक्यूपेशन हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द शेपिंग मैन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पर्सनालिटी। कुल प्रसक्ता, दैट फैमिली एंड ancestry, then tendency of inheritance that is prevalent in a particular family can influence the progeny. देश अनुपातिनी, geoclimatic factors, the habitat based on the geography prevalent in the geographic climate region. Kalanupatini, season and the time of the conception influence and the individual's prakriti.
Vaya-anupati, the dosha dominance in the individual physiology is influenced by age. Age of parents during conception also influence the Prakriti. Pratyatmaniyata, it is the variance that unique in each person. It is decided by the pre-invitation and combination of Mahabhutas. तो यहाँ तक हम अपना जो लेक्चर है आज का रखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे डिफरेंट आचार्य के द्वारा वात पित्त एंड कफ का एक्सप्लेनेशन. तो एक एक लेक्चर एक एक प्रकृति को हम देंगे और लास्ट में हम बात करेंगे मानसिक प्रकृति की एंड लास्ट उसके बाद में हम बात करेंगे रिलेशन विद द मॉडर्न साइंस. तो अभी 4 से 5 लेक्चर प्रकृति के आने वाले हैं, तो आगे देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दी kindly hearing and please subscribe the Acharya Ayurveda. Thank you so much.